हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। एंड डेफिनेटली जो भी आपका सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डेफिनेटली आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर लिए होंगे। तो इसी तरह हम आपको पढ़ाई को और मजबूती देने के लिए और आगे लेने के लिए मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। तो देखिए, हमारा एक 45 डेज का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली आप वो वाला क्लास भी ले रहे होंगे और आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा और बहुत ही आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लैरिटी हो रहा होगा। उसी कॉन्सेप्ट को और मजबूती देने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड, जिससे क्या होगा, आपका एमसीक्यूज प्रैक्टिस होते रहेगा और उसके साथ साथ आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर होते रहेगा। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए, फिर हम बहुत ही बढ़िया सेशन अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से सब जुड़ जाइए एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मेरे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं घूमता, हेलो घूमता, कीप सब्जेक्ट, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, कीप सब्जेक्ट, देवजीत बर्मन, वेरी गुड इवनिंग देवजीत। देवजीत मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है और रेगुलरली ये क्लास अटेंड करते हैं और एमसीक्यूज भी बहुत अच्छा देते हैं आंसर। रिजू भी जुड़ गए हैं, वेरी गुड इवनिंग रिजू, कैसे हैं आप? चलिए, अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए ताकि उनको भी बेनिफिशियल हो सके। तो जो भी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनको भी ये सेशन को बेनिफिशियल हो सके। वेरी गुड इवनिंग अश्विनी, वेरी गुड इवनिंग रोहन, कैसे हैं आप सब कैसे हो? देखिए, बेसिकली आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स पहले ही ले चुका हूं। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाइए, देखिए और आपका वहां से एमसीक्यूज भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा ऑन टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से पहले भी मैंने आपको एमसीक्यूज ऑन हायर एजुकेशन करवाया हूं और साथ ही साथ मैंने वहां पे आपको 10 का दम 10 मिनट सीरीज भी करवा चुका हूं। हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आईएफएस एप्टीट्यूड को सब्सक्राइब करना है ताकि और भी इसी तरह का आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेगा। तो जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, जितने भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव है सबके साथ शेयर करते रहिए। रिजू बोल रहे हैं, फाइन सर, हाउ आर यू? मैं बहुत ही बढ़िया हूं रिजू। चलिए बिना कोई लेट करे हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक स्पेशल ऑफर है। तो जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आपके लिए एक होली स्पेशल ऑफर आ रहा है, एक्सक्लूसिवली टेस्ट सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए आपके लिए एक टेस्ट सीरीज है और आपको सिंपली 1999 में मिल जाएगा। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ये टेस्ट सीरीज को लेना है और प्रैक्टिस करते रहना है। तो बहुत ही बढ़िया ऑफर है, इसे कोई भी मिस मत कीजिए और इसे जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका प्रैक्टिस के साथ साथ आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होते रहेगा। वेरी गुड इवनिंग विद्या। चलिए, तो ये था हमारा होली स्पेशल ऑफर, एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 ओनली एट 1999। देखिए, इससे कम रेट में आपको और कहीं नहीं मिलेगा और जो भी आपको यहाँ पे कंटेंट रहेगा, जो भी आपको एमसीक्यूज रहेगा, वो आपके यूजीसी नेट एंड सेट स्टैंडर्ड के रहेंगे। तो डेफिनेटली आपको ये टेस्ट सीरीज लेना है, इसे सॉल्व करना है ताकि आपका प्रैक्टिस और भी मजबूती से बढ़ते रहेगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखिए, आपको यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग करना है। ओके, यहाँ पे आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग दिया है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। ये डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको मैच करना है, यहाँ पे आपको कोड दिया है। तो जल्दी से देखते हैं कौन मेरे को जल्दी से आंसर बताएगा ये मैच दी फॉलोइंग का। हैप्पी होली रिजू। चलिए, क्वेश्चन का बताएंगे क्या होगा आंसर। मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है। देखिए, ये जो लेवल्स ऑफ टीचिंग मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था,
प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने इसके ऊपर एक एमसीक्यूज करवाया हूं आपको, तो डेफिनेटली अगर वो सेशन आपने अटेंड किया होगा तो ये बहुत ही इजी लगेगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या होगा, कौन मुझे सबसे जल्दी आंसर बताएगा इसका आंसर? कौन बताएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पे, रिजू, विद्या, रोहन, अश्विनी, देवजीत और भी बाकी भी जितने कीप सब्जेक्ट, घूमता, जितने भी मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं सब आंसर बताएंगे। इसके ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, आंसर बताएंगे। चलिए, और इस सेशन को सबके साथ शेयर करते रहिए। क्या होगा इसका आंसर? अभी तक इसका आंसर नहीं आया है, जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहां पे आपको कोड को फाइंड आउट करना है, कीवर्ड्स। अगर आपको कीवर्ड्स मिल गया, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो जो भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप कीवर्ड को फाइंड आउट कीजिए और आपका आंसर इजीली आपको मिल जाएगा। कौन मेरे को बताएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिजू बताएंगे, विद्या, रोहन, अश्विनी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। और देखिए ये वाला क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला आपका। ये डेफिनेटली आपको सेट में दिखने को मिलेगा या फिर यूजीसी नेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। आयशा का आंसर आ गया 1, देवजीत बता रहे हैं 4 शायद। देखिए शायद नहीं, आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है होगा। क्या होगा? रिजू का आंसर मेरे को यहाँ पे आ गया 1, ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं। विद्या का भी आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो देवजीत बोल रहे हैं कंफ्यूज बिटवीन 1 and 4। देखिए चलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको कीवर्ड को फाइंड आउट करना है। हम अगर फर्स्ट देखते हैं मेमोरी लेवल, तो मेमोरी लेवल में मैंने क्या पढ़ा था, ये बेसिकली यहाँ पे आपको रोट लर्निंग करवाया जाता है, ये बेसिकली बच्चे लोगों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 1 का हो जाएगा मेरा बी। तो टीचर्स प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल्स इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो यहाँ पे आप टोटली टीचर्स के ऊपर डिपेंड होते हो। टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल प्रेजेंट करेगा और आपको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो जाता है हमारा मेमोरी लेवल में। तो देखिए मेमोरी लेवल का मेरे को आंसर मिल गया, तो मैं देखूंगा 1 का बी होगा। 1 का बी कहां पे है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बाकी कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो बाकी सब ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी सब ऑप्शन मेरे क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। और देखिए एक ही क्वेश्चन को एक ही मेमोरी लेवल से ही मेरा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। उसी हिसाब से अगर 2 का अंडरस्टैंडिंग लेवल देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल देखते हैं, यहां पे बेसिकली मैंने आपको कीवर्ड लास्ट क्लास में क्या बताया था, यहां पे हम जनरलाइज करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। तो ऑप्शन में देखिए यहां पे जनरलाइज रिलेशनशिप कहां पे है, ये वाला ऑप्शन में है। तो 2 का ए हो गया। ठीक है सर, फिर हम यहां देखते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल में। रिफ्लेक्टिव लेवल में मैंने आपको क्या बताया था, ये बेसिकली पीएचडी लेवल में होता है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ आपका लर्निंग होता है। एम्फासिस इज लेड ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। यहां पे आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, डिफाइनिंग इट एंड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू इट। तो ये हो जाता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो आपको बेसिकली कीवर्ड यहाँ पे क्या क्या मिला, हमें यहाँ पे कीवर्ड मिला। मेमोरी लेवल में बेसिकली रोट लर्निंग टाइप होता है, यहाँ पे एक स्टूडेंट टीचर्स के ऊपर डिपेंड होता है। उसी तरह अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, यहाँ पे हम जनरलाइज करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करने का कोशिश करते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, दिस वन इज कॉल्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो दिस वन इज द कीवर्ड फॉर दिस मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, एंड 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए, यहाँ पे सरस्वती का आंसर बहुत बढ़िया 1 आया है, रोहन का 1 आ गया, देवजीत तो कंफ्यूज थे। Very good evening Saraswati, I am seeing you for the first time here in my class. I hope you are doing very well. चलिए, question number 2 is in your screen. The important purpose of guidance of student is to what? Help them understand their own shortcoming, help them to change their faulty behavior, make them capable of helping themselves, या फिर direct them about the right path. देखिए यहाँ पे जो गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं, एक स्टूडेंट को हम जो गाइड करते हैं, एक टीचर गाइड करता है, उसका मेन इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पर्पस क्या होता है? देखिए, अगर आप चारों ऑप्शन को देखोगे तो आपको चारों ऑप्शन ही राइट लगेंगे। तो आपको यहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस को फाइंड आउट करना है। पर्पस ऑफ गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट, आप गाइड, एक टीचर एक स्टूडेंट को गाइड करने का उसका मेन इंपॉर्टेंट पर्पस क्या होता है। चलिए, यहां पे जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं सब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सरस्वती, रोहन, देवजीत, विद्या, रिजू, आयशा भी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग आयशा, विद्या, अश्विनी, रोहन, देवजीत, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं सब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर? रिजू का आंसर आ गया 4, डायरेक्ट देम अबाउट द राइट पाथ। ठीक है, चलिए, विद्या का भी 4, अश्विनी का 4, रोहन का 1। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देवजीत का आंसर आ गया 4। बाकी सब भी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। द इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ गाइडेंस ऑफ अ स्टूडेंट, हम जो इंपॉर्टेंट पर्पस, हम एक स्टूडेंट को गाइड क्यों करते हैं, क्या पर्पस होता है, मेन पर्पस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए, हेल्प देम टू अंडरस्टैंड देयर ओन शॉर्टकमिंग। ठीक है, ये भी तो होता है, गाइड करते हैं बिकॉज उससे वो अपना शॉर्टकमिंग्स क्या हो रहा है अपने लाइफ में वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हेल्प देम टू चेंज देयर फॉल्टी बिहेवियर। ठीक है, फॉल्टी बिहेवियर्स को भी अगर हम उनको प्रॉपरली गाइड करेंगे उससे फॉल्टी बिहेवियर्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। मेक देम कैपेबल ऑफ हेल्पिंग देमसेल्व्स, अगर वो खुद के पैरों में खुद खड़े हो सकते हैं उससे बड़ा गाइड आप क्या कर रहे हो। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज यू आर हेल्पिंग देम टू स्टैंड इन देयर ओन फीट। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ गाइडेंस टू ए स्टूडेंट। डायरेक्ट देम अबाउट द राइट पाथ, ये भी हो सकता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, इंपॉर्टेंट। देखिए, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जब भी क्वेश्चन में आएगा वो आपको पूछने का क्या कोशिश कर रहे हैं कि आपको फाइंड आउट करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो अगर आप उनको उनके खुद के पैरों में ही खड़ा होना सिखा देते हो तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेक देम कैपेबल ऑफ हेल्पिंग देमसेल्फ। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और यहां पे आपको इंपॉर्टेंट पर्पस को फाइंड आउट करना था। चलिए, तो यहां पे कंचन का आंसर बिल्कुल सही है, आयशा का भी नहीं, उन्होंने, कंचन ने भी ऑप्शन नंबर 4 दिया था। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। एंड वेरी गुड इवनिंग कंचन, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखिए, मेकिंग स्टूडेंट कैपेबल, हेल्पिंग देमसेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट। If they are able to understand and help themselves, they will automatically choose the right path, change their faulty behavior and understand their own shortcoming. तो जो हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन में जो दिया था, अगर यही वाला कैपेबल हम अगर उनके खुद के पैरों में खड़ा होना सिखा देते हैं तो अगर ये वाला उनके अंदर चेंजेस आ जाता है तो बाकी तीनों जो ऑप्शन हमारे बचे हुए बाकी ऑप्शंस वो उसको फॉलो करेंगे। ओके, देखिए, यहां पे 2 ऑप्शन दिया है आपको, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। स्वयं, देखिए स्वयं इस बार का हमारा जो हुआ था आसाम सेट में स्वयं का क्वेश्चन आया था। स्वयं इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन। ओके, तो स्वयं क्या बोल रहा है, स्वयं एक इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो क्या करता है, आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, स्वयं एम्स एट प्रोमोटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ द एडोलसेंट चाइल्ड। क्या स्वयं एजुकेशन के साथ साथ जो एडोलसेंट गर्ल होते हैं उनके हेल्थ के ऊपर फोकस करता है? तो आपको यहां पे पूछा है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, या फिर स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, या फिर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका। चलिए, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो रिजू का बहुत ही जल्दी मेरे को आंसर आ गया, वो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3। बाकी सब भी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर।
सालू का भी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड इवनिंग सालू। देवजीत का भी आ गया ऑप्शन नंबर 3। विद्या का भी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। बहुत बढ़िया, सब बढ़िया आंसर दे रहे हो। इसी तरह आंसर देते रहिए और इस सेशन को शेयर करते रहिए। रोहन का यहाँ पे आया ऑप्शन नंबर 2। वो बोल रहे हैं दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए स्वयं, फर्स्ट ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट, ये ट्रू है। ये स्वयं के बारे में बताया है कि स्वयं एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड मिलता है। बट अगर हम स्टेटमेंट नंबर 2 में देखते हैं, स्वयं एम एट प्रोमोटिंग द एजुकेशन, यहां तक तो परफेक्ट राइट बोला है। बट हेल्थ के बारे में स्वयं का क्या लेना देना, स्वयं का हेल्थ के साथ कोई भी लेना देना नहीं रहता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये वाला भी आपका मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल। देखिए ये वाला आपको क्वेश्चन देख सकते हो, आपके जो भी सेट एग्जाम में प्रिपेयर कर, सेट एग्जाम अगर देते हो तो स्वयं का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको वहां पे गिरता ही गिरता है। तो मैंने यहाँ पे स्वयं का आपको थोड़ा डिस्क्राइब भी किया है। आई होप दिस वन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। स्वयं बेसिकली क्या है, एक मूक है, मूक। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। स्वयं इज ए MOOC, मूक। क्या होता है मूक का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। अगर आप नोट कर रहे हो तो डेफिनेटली इसको लिख लीजिए। ओके, प्लेटफॉर्म स्टैंड फॉर, ये भी इसका एब्रिविएशन है, ये भी याद रख लो, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग एंड एस्पायरिंग माइंड। स्वयं इज अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे किसने इनिशिएट किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल। तो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है उसको भी आपको याद रखना है, जैसे एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो ये वाला भी जो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है, ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं। तो अगर आप नोट्स लिख रहे हो तो बेसिकली इसको भी लिख लो, एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ओके, और ये लॉन्च कब हुआ था, इट वाज लॉन्च्ड इन 2017। तो ये भी याद रखिए, ये लॉन्च कब हुआ था, 2017 में। और इसका ऑब्जेक्टिव को भी याद रखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट इज टू टेक बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज। स्वयं सीक्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड फॉर स्टूडेंट हु हैव द हिदर टू रिमेन अनटच्ड बाय द डिजिटल रिवॉल्यूशन। तो बेसिकली जो ये डिजिटल डिवाइड को कम करता है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको पढ़ाई में लाने के लिए स्वयं का बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। द कोर्स हॉस्टेड ऑन स्वयं आर इन 4 क्वाड्रेंट्स। तो ये भी आप याद रखिए, ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन में आपको पूछ चुका है। 4 क्वाड्रेंट्स क्या रहता है, एक वीडियो लेक्चर होता है, एक वीडियो लेक्चर आपको मिलता है, वीडियो लेक्चर, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल्स, आपको रीडिंग मटेरियल्स यहाँ पे मिलता है दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड। और उसके साथ साथ आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी मिलता है थ्रू टेस्ट एंड क्विजेस, और यहाँ पे आप डिस्कशन फोरम भी होता है आपको। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट बोला है, अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, आप नोट डाउन करते रहिए। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, या फिर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। तो यहाँ पे देवजीत बोल रहे हैं, यस मैं स्वयं में एनरोल हूँ प्रोग्राम लैंग्वेज कोर्स पे। बहुत बढ़िया देवजीत। तो ये क्वेश्चन आपको है, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए आपको, गुड लर्निंग रिजल्ट इन गुड टीचिंग, टीचिंग इज ए सोशल एक्ट while लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट, टीचिंग कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल while लर्निंग इज ऑलवेज इनफॉर्मल, या फिर ए टीचर्स teaches but mostly importantly learns also, teaching is a task while learning is an achievement world, या फिर both are goal oriented but learning is better when linked with life purpose। क्या होगा, बेसिकली आपको रिलेशनशिप बिटवीन टीचर, टीचिंग एंड लर्निंग को फाइंड आउट करना है यहाँ पे।
तो यहाँ पे आपको बेसिकली कोड दिए हैं, कोड से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए जितने भी यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं, रिजू, देवजीत, रोहन, अश्विनी, क्या होगा इसका आंसर? कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड को यूज कीजिए, इजीली आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? देखिए कुछ लास्ट ऑप्शन अगर हम चलते हैं, यहाँ पे रिजू का आंसर आया है डी, देवजीत ने भी डी बताया। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, बोथ आर गोल ओरिएंटेड। ऑप्शन नंबर लास्ट को देखते हैं, बोथ आर गोल ओरिएंटेड बट लर्निंग इज बेटर व्हेन लिंक्ड विद लाइफ पर्पस। अगर आपको लाइफ के साथ रिलेट करके पढ़ाया जाएगा तब तो जाके आपका लर्निंग प्रोसेस बहुत ही अच्छा होगा ना। जब आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया जाएगा, आपको जो भी पढ़ रहे हो आप में उसमें आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया जा रहा है, तो देन वी कैन कॉल द लर्निंग इज इफेक्टिव। तो 6 नंबर ऑप्शन तो मेरा आएगा। देखिए यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर 6 नहीं है, मैं इसे एलिमिनेट कर दिया। ओके, यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर 6 नहीं है, ये भी मेरे एलिमिनेट कर दिया। अभी देखते हैं, बी में भी ऑप्शन नंबर 6 है, डी में डी भी है। देखिए यहाँ पे दोनों कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, तो 5 और 6 तो मेरे आएंगे ही आएंगे। तो 5 में क्या दिया है? टीचिंग इज ए टास्क। ऑब्वियसली टीचिंग एक टास्क होता है, वाइल लर्निंग इज एन अचीवमेंट वर्ड। तो आपको कुछ पढ़ाया जाता है और आप उससे सीखते हो, आप उससे लर्निंग करते हो। तो लर्निंग बेसिकली है वो अचीवमेंट, आप अचीव कर रहे हो। तो ये ऑप्शन भी मेरा आएगा। 5 और 6 तो आ गया। अभी मैं देखता हूं बी और डी में ऑप्शन 1 है, 2 है। 1 को देखते हैं, गुड लर्निंग रिजल्ट इन गुड टीचिंग। क्या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, गुड लर्न कर रहे हो, क्या वो ऑलवेज रिजल्ट इन गुड टीचिंग? नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, वो खुद अपने आप पढ़ के भी बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं, उनको टीचर्स का नीड नहीं होता है। तो दिस ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट आंसर। गुड लर्निंग रिजल्ट इन गुड टीचिंग, ये उल्टा बोला है, गुड टीचिंग रिजल्ट इन गुड लर्निंग। तो ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर दिया, यहां से 1 नंबर ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया। बचा क्या? ऑप्शन बी, एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो टीचिंग इज ए सोशल एक्ट। यस, हम टीचर्स को बोलते हैं टीचिंग इज ए सोशल एक्ट, व्हाइल लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। तो लर्निंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ना चाहते हो कि नहीं। बट टीचर का काम क्या होता है? टीचर्स का काम होता है पढ़ाना। वो हमेशा सोशल एक्ट, एक टीचर्स को हम ऑलवेज बोलते हैं वो सोशल एक्टिविटीज करता है। बट लर्निंग जो होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पढ़ना चाहते हो कि नहीं। तो दो, तो सेकेंड ऑप्शन आएगा मेरा। 4 ऑप्शन आएगा, ए टीचर टीचर्स बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली लर्न्स ऑल्सो। ए टीचर्स पढ़ाने के साथ साथ वो खुद का भी पढ़ाई करता है, लर्न्स ऑल्सो। तो ये भी मेरा परफेक्ट आंसर है। तो 2, 4, 5, 6 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था मेरा एलिमिनेशन मेथड। ये प्रोसेस को आप भी एस्टेब्लिश कर सकते हो, आप भी अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। बस आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और कहां पे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है वो जानना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, गुड टीचिंग रिजल्ट इन गुड लर्निंग। मैंने बताया था ना कि गुड, अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो गुड टीचिंग रिजल्ट्स इन गुड लर्निंग। ऑल्सो बोथ टीचिंग एज वेल एज लर्निंग कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। देखिए, टीचिंग के साथ साथ लर्निंग भी फॉर्मल हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। टीचिंग बीइंग ए सोशल एक्ट इज ए टास्क। तो मैंने बताया था ना, टीचिंग एक सोशल टास्क है, सोशल एक्टिविटीज है, टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोफेशनल्स। कौन करता है? बाय द प्रोफेशनल्स। व्हाइल लर्निंग इज एन अचीवमेंट। और लर्निंग क्या होता है? ये एक अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है, एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन कंसर्न्ड, मेकिंग इट अ पर्सनल एक्ट। तो लर्निंग बेसिकली आपका एक पर्सनल एक्ट होता है। लर्निंग इज ऑलवेज बेटर व्हेन लिंक्ड विद द लाइफ पर्पस, लाइफ प्रोसेस। तो लर्निंग आपका बेटर कब होगा? जब आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया जाएगा और आप अपने लाइफ में उसको एस्टेब्लिश कर सकते हो। इट इंक्रीज रिटेंशन एज वेल एज मेक बोथ टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव। तो जब आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया जाएगा तब आपका टीचिंग एंड लर्निंग विल बी इफेक्टिव। ओके, आई होप यहां तक आप सबको समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया विद्या। चलिए
तो देखिए और एक आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया है, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समटिव असेसमेंट क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, समटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है। आई होप द क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। विद्या, सरस्वती, कंचन, देवजीत, सालू, रिजू, अश्विनी, रोहन, जितने भी यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं सब बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर। देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम कब यूज करते हैं, ड्यूरिंग द क्लास। ये ड्यूरिंग द क्लास आपका होता है। जो आपका यूनिट टेस्ट होता है, जो आपका क्लास टेस्ट होता है, उसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो यहां पे बेसिकली फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका इंप्रूवमेंट कहां हो सकता है। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशन ये हम बेसिकली कहां पे करते हैं, एट द एंड। जब आपका एंड सेमिस्टर होता है, एंड सेम एग्जाम होता है, तब हम समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। ओके तो यहां पे बेसिकली हम अपना स्टैंडर्ड को चेक करते हैं कि आपने सीखा कितना है। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है, देखिए नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग कब होता है, जब आपको और दूसरे किसी स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं तब हम नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग बोलते हैं। और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है, देखिए यहां पे क्राइटेरिया नाम से पता चल रहा है क्राइटेरिया, तो यहां पे बेसिकली आपका कुछ क्राइटेरिया रख लेते हैं और उसी हिसाब से आपको कंपेयर करते हैं। तो चलिए क्या होगा इसका आंसर, जितने भी मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं सब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग द स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जब भी आपको क्वेश्चन में आएगा तो यहाँ पे हमेशा हम इंप्रूवमेंट के लिए ढूंढते हैं। इसी के लिए तो आपका क्लास टेस्ट किया जाता है, यूनिट टेस्ट किया जाता है, ताकि आपका इंप्रूवमेंट कौन से एरिया में और आपको इंप्रूवमेंट चाहिए वो देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका समेटिव इवैल्यूएशन। तो समेटिव इवैल्यूएशन बेसिकली हम कहाँ पे करते हैं, ये बेसिकली आपका लर्निंग स्टैंडर्ड को चेक करते हैं कि आपने अपना सेमिस्टर में कितना अच्छे से पढ़ाई किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका लर्निंग स्टैंडर्ड को जजमेंट दिया जाता है, उसी हिसाब से आपको सीजीपीए या फिर एसजीपीए दिया जाता है। उसके बाद नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग का आ जाएगा आपका सी का 1। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली नॉर्म मतलब यहाँ पे आपको कंपेयर किया जाता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अदर्स। तो आपको अदर्स के साथ कंपेयर किया जाएगा और उसी हिसाब से आपको मार्क असाइन किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग क्या हो जाता है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग आपका यहाँ पे हो जाता है, आपको क्राइटेरिया कुछ सेट किया जाएगा और उसी हिसाब से आपका मेजरमेंट किया जाएगा, इंडिकेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ मास्टरी। ओके और डायग्नोसिंग द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, ये वाला मैंने कहां पे आपको पढ़ाया था, जहां पे हम डायग्नोस करते हैं। ये बेसिकली हमारा होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जब हम करते हैं, जब हम उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे को विद्या, रिजू, रोहन, अश्विनी, सालू, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया आंसर दिए हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। उसके साथ साथ मैंने जितना भी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया सब आपको 1 बाय 1 समझ आ गया होगा। तो बेसिकली अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है ना स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, कीवर्ड के ऊपर फाइंड आउट कीजिए। देखिए कीवर्ड को हमेशा ढूंढिए। क्राइटेरिया, यहाँ पे क्राइटेरिया मतलब यहाँ पे आपको कुछ क्राइटेरिया होगा, उसी हिसाब से आपको मेजर करना है। नॉर्म जब भी सुनोगे आप, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मतलब यहाँ पे आपको दूसरे किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। समटिव, देखिए सम, यहाँ पे टोटल समेटिव असेसमेंट होता है, मतलब एंड सेमिस्टर में आपका एग्जाम होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मतलब यहाँ पे आपको जो आपका क्लास टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, ये बेसिकली आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। और यहाँ पे आपका स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट को देखते हैं कि आप और कितना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। बहुत बढ़िया ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लोअर टू हायर।
लोअर से लेके आपको हायर ऑर्डर में सजाना है फॉर इंडिकेटिंग द लर्निंग आउटकम्स रिलेटेड टू इफेक्टिव डोमेन। आई होप दिस वन आपने पढ़ा ही होगा। ये बेसिकली आपका कहां से आता है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी। आई होप आपने ब्लूम्स टेक्सोनोमी पहले पढ़ा होगा कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या होता है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी ने दिया था, उन्होंने यहाँ पे इफेक्टिव डोमेन के बारे में पूछा है। तो आपको रिसीविंग दिया है, वैल्यूइंग दिया है, रेस्पॉन्डिंग दिया है, ऑर्गेनाइजेशन दिया है, कैरेक्टराइजिंग दिया है। तो आपको लोअर से लेके हायर ऑर्डर में उसे सजाना है। क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? तो जितने भी यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं, आयशा, विद्या, रिजू, रोहन, अश्विनी, सालू, कंचन, विद्या, सरस्वती, देवजीत, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं सब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम सीखेंगे ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या होता है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या होता है ये भी हम सीखेंगे। और यहाँ पे मैं बेसिकली आपको एक निमोनिक्स भी बताऊंगा, और निमोनिक्स से आप इजीली याद रख सकते हो ब्लूम्स टेक्सोनोमी को। तो यहाँ पे मेरे को अश्विनी का आंसर सी आ रहा है, आयशा का आंसर सी आ रहा है, रिजू का आंसर सी आ रहा है। होप आप सब कॉपी नहीं कर रहे हैं एक दूसरे का, सब अपना अपना आंसर बता रहे हो। चलिए देखिए, जब आपको इफेक्टिव डोमेन पूछता है, इफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी, तो यहां पे आपको एक निमोनिक्स याद रखना है, आर स्क्वायर VOC। आर स्क्वायर VOC मतलब डबल R VOC। ये निमोनिक्स अगर आपने याद रख लिया तो ये इजीली ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए आर स्क्वायर से फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट होगा हमारा मेरा रिसीविंग, उसके बाद देखिए आर से हो गया मेरा रिसीविंग, आर से हो गया मेरा रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्डिंग रिसीव किए, फिर हम कुछ भी चीज रिसीव करते हैं उसके बाद हम रेस्पॉन्ड करते हैं। रेस्पॉन्ड करने के बाद आर स्क्वायर VOC, फिर उसको हम वैल्यू देखते हैं, वो जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसमें वैल्यू कितना है, वैल्यू देखने के बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे फिर अपने अंदर में लाएंगे, फिर उससे बाद हम कैरेक्टर बिल्डअप करते हैं। तो ये हो जाता है आपका आर स्क्वायर VOC। और ये बेसिकली ब्लूम्स टेक्सोनोमी ने दिया था। यहाँ पे ब्लूम्स टेक्सोनोमी ने 3 डोमेन दिया था, इफेक्टिव डोमेन, उसके बाद आपका कॉग्निटिव डोमेन, और उसके बाद आपका साइकोमोटर डोमेन। 3 डोमेन दिया था किसने, ब्लूम्स टेक्सोनोमी ने। तो और बाकी 2 को भी हम पढ़ते हैं। देखिए ब्लूम्स टेक्सोनोमी ने, आई होप दिस वन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में क्या है, नॉलेज, कॉम्प्रेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवल्यूशन। तो यहां पे आप एक छोटा सा निमोनिक्स याद रख सकते हो, KCAASC, KCAASC एक छोटा सा निमोनिक्स। ये बेसिकली आपको क्वेश्चन में ऑर्डर में सीक्वेंस में सजाने के लिए बोलेंगे, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि टॉप ऑर्डर में कौन सा होता है, जैसे टॉप ऑर्डर में इवैल्यूएशन होता है, या फिर आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं लोअर लेवल में कौन सा आता है, नॉलेज आता है। ओके, तो बेसिकली आपको ये सीक्वेंस में ही पूछते हैं। तो आपको ये छोटा सा निमोनिक्स याद रखना है, KCAASC, KCA एक छोटा सा निमोनिक्स से आप कॉग्निटिव डोमेन को याद रख सकते हो। उसके बाद आपको इफेक्टिव डोमेन भी पूछ सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव डोमेन पूछा था, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा निमोनिक्स क्या था, क्या बताया था मैंने, आर स्क्वायर VOC, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। तो आर स्क्वायर VOC के एक छोटा सा निमोनिक्स से आप इसे याद रख सकते हो। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो डेफिनेटली ये सब छोटा छोटा निमोनिक्स याद रख सकते हो। उसके बाद लास्ट वाला था हमारा साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन में क्या है, आप निमोनिक्स याद रख सकते हो, I am pan, ओके, I am pan, I से इमिटेटिंग, M से मैनिपुलेटिंग, P से प्रिसाइजिंग, A से आर्टिकुलेटिंग एंड नेचुरलाइजेशन। तो ये देखिए छोटा सा निमोनिक्स से आप यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां से हार्डली, यहां से भी आपको पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर में क्या आता है, कैरेक्टराइजेशन, लोअर लेवल में क्या आता है, रिसीविंग। यहाँ पे भी ऐसे आपको पूछ देंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर में क्या आता है, नेचुरलाइजेशन, लोअर लेवल में क्या आता है, इमिटेटिंग। तो ये छोटा छोटा निमोनिक्स आप बना दोगे तो इजीली आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। KCA से आर स्क्वायर VOC एंड I am pan।
तो अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो डेफिनेटली नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो ये बेसिकली आपका साइकोमोटर डोमेन में आता है। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए फिर से आगे हम हमारा मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, और उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सजाना है क्या होगा। क्या मेमोरी लेवल में हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या करते हैं। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं बेसिकली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। एमसीक्यूज के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज भी करवा रहा हूँ। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जितने भी मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं सब ये क्लास को मिस मत कीजिए और अच्छे से ये क्लास को सेशन को अटेंड कीजिए। मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है। आई होप ये सब कॉन्सेप्ट आपने सीखा ही होगा, पढ़ा होगा। बस कीवर्ड को फाइंड आउट कीजिए, क्या होगा कीवर्ड। देखिए अगर हम मेमोरी लेवल देखते हैं, मेमोरी लेवल में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हम रिकॉल करने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम रटने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम टीचर्स का हेल्प लेने का कोशिश करते हैं, और टीचर बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड करता है, स्टूडेंट्स को जो भी वो बताता है स्टूडेंट्स उसको रटता है। तो मेमोरी लेवल में क्या आ जाएगा, एक अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो फैसिलिटेट्स रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पे हम रिकॉल करने का कोशिश करते हैं, जो भी हमने रटा होगा, जो भी हमने याद किया होगा उसको रिकॉल करने का कोशिश करते हैं। तो ए का 3 आ जाएगा। तो मैं देखता हूँ ऑप्शन में ए का 3 मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो दिस वन विल बी एलिमिनेटेड एंड दिस वन विल बी माई एलिमिनेटेड। अभी बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। अभी देखिए बी में 4 भी है, 2 भी है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमने क्या पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग लेवल में बेसिकली है यहाँ पे हम रिलेशनशिप बिल्डअप करने का कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए बी में क्या हो जाएगा आपका रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पे मेरा कीवर्ड क्या है, रिलेशनशिप एंड मीनिंग। तो दिस वन विल बी द बी का 4। तो देखिए बी का 4 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया एंड दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और रिफ्लेक्टिव लेवल में मैंने क्या बताया था आपको, रिफ्लेक्टिव लेवल में बेसिकली यहाँ पे आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। तो बेसिकली ये हो जाता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल में। ओके, आई होप यहां तक आप सबको समझ आ रहा होगा और मजा भी आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करके। तो यहाँ पे सालू का आंसर बी आ गया है, रिजू का बी, और विद्या ने डी दिया था, सुमया शाह ने बी दिया था, वेरी गुड इवनिंग सुमया, और आयशा ने 1 दिया था। चलिए जिनका भी करेक्ट हुआ कांग्रेट्स टू देम, और जिनका गलत हुआ आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बस आपको कीवर्ड को फाइंड आउट करना है कि कीवर्ड क्या क्या। देखिए यहाँ पे मेमोरी लेवल में कीवर्ड हमको क्या मिला, रिकॉल करने का कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में मेरे को कीवर्ड क्या मिला, रिलेशनशिप बिल्डिंग करने का कोशिश करते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल में मेरे को कीवर्ड क्या मिला, क्रिटिकल थिंकिंग हम करते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये बेसिकली रिफ्लेक्टिव लेवल आपका कौन सा लेवल में होता है, आपका पीएचडी लेवल में होता है। आई होप यहां तक आप सबको समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, आपको अपॉर्चुनिटी मिला एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अलोंग विथ नॉर्मल स्टूडेंट्स। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स भी है और उन्हीं के बीच में आपका एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है और उनको पढ़ाने का आपको मौका मिल रहा है। तो आप वहां पे व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। तो जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है उसको कौन सा टाइप ऑफ ट्रीटमेंट आप देने का कोशिश करोगे। क्या नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज ऑफ मेजोरिटी में सफर, क्या आप उसको कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन ध्यान में नहीं दोगे बिकॉज आप सोचते हो कि उसके वजह से मेजोरिटी सफर करेंगे, या फिर टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम, या फिर यू विल थिंक दैट द ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी एंड हेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, या फिर अरेंज ए सीट इन द फ्रंट रो में उसका अरेंजमेंट करोगे एंड ट्राई टू टीच एट अ पेस कॉन्वीनियंट टू हिम। क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे आयशा का आंसर डी आ गया, विद्या का आंसर डी आ गया, बहुत ही बढ़िया, उन्होंने बहुत ही जल्दी आंसर दे दिया आयशा और विद्या ने। बाकी सब भी रेस्पॉन्ड करेंगे। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बेसिकली वो आपका देखना चाहते हैं कि जब आप एक टीचर बनोगे आपका अप्रोच क्या होने वाला है।
तो बेसिकली वो आपसे यही देखने का कोशिश कर रहे हैं। तो अश्विनी का भी आंसर डी आ गया, सालू ने भी डी दिया है, रिजू ने डी दिया, विद्या ने डी दिया, आयशा ने डी दिया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है बहुत बढ़िया। तो नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन, दिस वन इज द नेगेटिव टर्म। टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम, ये हो सकता है, बट ऑप्शन नंबर सी में अगर जाएंगे, यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी एंड हेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नेगेटिव टर्म हो जा रहा है। तो बी और डी में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम, ठीक है, बट अगर हम डी ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, ये हमको बहुत ही सुटेबल आंसर दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम सीट अरेंजमेंट कर रहे हैं इन द फ्रंट रो, ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से वो समझ पाए। तो दिस वन विल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी टाइप के आपको एग्जाम में भी रियल लाइफ एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको अपना एनालिसिस पावर को बिल्डअप करना है और वहां पे एग्जाम हॉल में आपको अप्लाई करना है। तो ये बेसिकली आपका एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन था। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल? क्या इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, इवैल्यूएशन ट्वाइस ए ईयर, या फिर कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, या फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, क्या होगा? ट्रू इवैल्यूएशन, एक स्टूडेंट का ट्रू इवैल्यूएशन पता चलेगा, कौन सा मेथड? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। जितने भी यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ट्रू इवैल्यूएशन एक स्टूडेंट का हो पाएगा। विद्या का आंसर यहाँ पे सी आ गया, सालू का सी, धनश्री का सी, वेरी गुड इवनिंग धनश्री, रिजू का सी, रोहन का सी, आयशा का सी, सुधा का सी, अश्विनी का सी, बहुत बढ़िया। जिन्होंने जितने भी सी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल ये आंसर करेक्ट है। देखिए, इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द कोर्स में अगर हम इवैल्यूएट करेंगे तो यहां से हमको वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा इवैल्यूएट, उसका पता नहीं चलेगा। ट्वाइस ए ईयर, ये भी करेक्ट नहीं है। फॉर्मेटिव, देखिए स्टूडेंट अगर कंफ्यूज हो सकते हैं, सी एंड डी में ही कंफ्यूज हो सकते हैं, बट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के में क्या होता है, यहाँ पे हम यूनिट टेस्ट करते हैं, क्लास टेस्ट करते हैं, बट कंटिन्यूस रेगुलर बेसिस में अगर उनका इवैल्यूएट करेंगे तो उसी से हमको पता चलेगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। तो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। ओके, सुमैया पूछ रहे हैं व्हाट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है, देखिए आपने जब आप स्कूल में पढ़ते थे, आप कॉलेज में जब पढ़ते थे, तो आपका यूनिट टेस्ट होता था, क्लास टेस्ट होता था। तो वो जो क्लास टेस्ट होता था, वीकली बेसिस में टेस्ट होता था, मंथली बेसिस में टेस्ट होता था, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे बेसिकली हम देखते हैं कि आपका इंप्रूवमेंट कहाँ पे, कितना आप इंप्रूव कर सकते हो। यू कैन हियर फाइंड आउट द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। यहाँ पे आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करके आप जान सकते हो कि आप प्रॉब्लम कहाँ पे फेस कर रहे हो, और वो प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो बेसिकली आपको कीवर्ड यहाँ पे क्या है, कीवर्ड आपको यहाँ पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से आपको इंप्रूवमेंट करने का स्कोप मिलता है, बिकॉज यहाँ पे हम मंथली बेसिस में टेस्ट लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं, ये सब हमारा आ जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। ओके सुमैया। सुधा बोल रहे हैं कल क्लास नहीं होगी क्या सर? नो सुधा, कल क्लास नहीं होगी बिकॉज ऑफ होली। बुसरा हम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग बुसरा, आई होप आप अच्छे होंगे। आई होप सुमैया आपका क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, बता दिया आपको। आई होप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है समझ आ गया होगा। चलिए, when some students are deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making mischiefs, what will be your role as a teacher? तो आप पढ़ा रहे हो, बट वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि रेगुलर बेसिस में डेलिबरेटली अटेम्प्ट कर रहे हैं और इनडिसिप्लिन फैला रहे हैं क्लास में, आपको पढ़ाई करने नहीं दे रहे, मिसचीफ कर रहे हैं। तो एज अ टीचर व्हाट शुड बी योर रोल? एक्सपेलिंग दो स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को एक्सपेल कर दोगे, आइसोलेट दो स्टूडेंट, उनको आइसोलेशन कर दोगे, आइसोलेट कर दोगे, या फिर रिफॉर्म द ग्रुप विथ योर अथॉरिटी, आप अपने अथॉरिटी को इन्फॉर्म करोगे और ग्रुप के बारे में बताओगे, या फिर गिव देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन, उनको इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे, एंड इंप्रूव देयर बिहेवियर।
क्या होगा? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, आपका सेट लेवल स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो अगर आप सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या होगा इसका आंसर? सुधा पूछ रहे हैं दिस आर PYQ सर। ऑब्वियसली सुधा, ये मैंने आपका जो UGC नेट जो सेट एग्जाम होता है वहां से मैंने PYQs लाया है, और कुछ कुछ यहाँ पे प्रोबेबल MCQs भी है जो मैं खुद बनाया हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे मेरे को सुधा का आंसर डी आ गया है, आयशा का डी, रिजू का डी, सालू का डी, बुसरा का डी, विद्या का डी, कंचन का डी, धनश्री का भी डी। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उनका आंसर डेफिनेटली सही है। तो ये एक्सपेलिंग दो स्टूडेंट, ये नेगेटिव टर्म है। आइसोलेट दो स्टूडेंट, ये भी नेगेटिव टर्म है। रिफॉर्म द ग्रुप विथ योर अथॉरिटी, ये भी नेगेटिव टर्म है। बट यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में आप उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, उनको इंट्रोस्पेक्शन करने का चांसेस दे रहे हो, और उनको आप क्या कर रहे हो, उनके improving the behavior also you are doing. So this one will be the correct answer for this question. चलिए, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था हमारा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। देखिए, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस लेके आया था यहाँ पे मैंने आपके लिए PYQs, MCQs, PYQs जो UGC नेट में पूछा गया था, जो सेट में पूछा गया था, और उसके साथ साथ जो प्रोबेबल MCQs आ सकते एग्जाम में, मैंने सब आपके लिए लेके आया था। आई होप ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा, और उसके साथ साथ आपका MCQs भी प्रैक्टिस हुआ होगा। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपके अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये सेशन को शेयर करना है, ताकि उनके भी बेनिफिशियल हो सके, और आपको मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहना है। और भी मैं आपके लिए बहुत सारे MCQs लेके आऊँगा, और भी बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स मेरे तरफ से आएगा आपके लिए। बस आपको क्या करना है, IFS प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना है, और IFS एप्टीट्यूड का अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी इसी तरह का इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा, इसी तरह का सेशंस, और भी वहां पे बहुत सारी चीज आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आपको कुछ फीडबैक देना है और क्या इनिशिएटिव्स आप मेरे तरफ से चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट सेशंस लेके आ सकूं। ओके बुसरा, थैंक यू। सुमैया पूछ रहे हैं मैम की क्लास कब होती है? देखिए, मैम का क्लास होता है 5 to 6। अभी मैम आपको जो 45 डेज तक क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, वहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड ले रहे हैं, वो वहाँ पे आपको कंटेंट पढ़ा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। उसके बाद 6 से 7, 6 to 7 मैं यहाँ पे आपको उसी टॉपिक के ऊपर MCQs करवा रहा हूँ, ताकि कंटेंट के साथ साथ आपको MCQs भी प्रैक्टिस हो सके। ओके सुमैया। दूसरा पूछ रहे हैं रेगुलर कौन से टाइम होते हैं सर क्लास? देखिए दूसरा, ऐसे रेगुलर टाइम नहीं है, बट बस आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। आपको बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, जब भी हम जुड़ेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो बेसिकली हम यही टाइम में ही आपके साथ जुड़ेंगे, और इसी टाइम में ही यहाँ पे आपके साथ पढ़ाई करेंगे हम। दूसरा, रेगुलरली यही क्लास में अभी टाइम में ही यही टाइम में ही होगा। तो आपको 5 to 6 मिलेगा एक क्लासेस, फिर 6 to 7 आपको एक टाइम मिलेगा। तो डेफिनेटली यही टाइम में आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगे। ओके दूसरा, और कोई किसी का कुछ डाउट है तो वहां पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर और कोई इनिशिएटिव आप मेरे तरफ से चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो। देखिए, मैंने आपके साथ एक 10 मिनट सीरीज भी करवाया है। 10 मिनट सीरीज इसके ऊपर, 10 मिनट सीरीज एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। हमारे जो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो हायर एजुकेशंस के, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके सेट या फिर UGC नेट में, तो उसके ऊपर भी मैंने 10 मिनट सीरीज करवाया है। उसमें आपको टोटल 11 क्लासेस मिल जाएंगे। 11 क्लासेस वहाँ पे आपको 10 मिनट के अंदर आपको वो क्लासेस मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप वो क्लासेस को देख लीजिए, ताकि आपका एंशिएंट यूनिवर्सिटीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है। प्रदन्या विभूति पूछ रहे रेगुलर क्लास टाइम क्या होती है सर? देखिए प्रदन्या, देखिए 5 to 6 जो होता है टाइम, 5 to 6 इवनिंग में, वहाँ पे बेसिकली जो हमारा 45 डेज का क्रैश कोर्स है वो होगा आपके साथ।
और फिर 6 to 7 में बेसिकली आपका एमसीक्यूज क्लासेस होगा। थैंक यू धनश्री, एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा सर आपका, थैंक यू धनश्री वेरी मच। देखिए इसी तरह का और भी सेशंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। और अगर अभी तक आपने 10 मिनट सीरीज नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जाके देखिए। आपका हायर एजुकेशन का जो मैंने 10 एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाया है वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। और उसके साथ साथ मैंने एमसीक्यूज भी करवाया था एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, तो वो क्लासेस भी अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली यू शुड वॉच दैट। ओके, तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।